हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, फर्स्ट क्लास। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं आपका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज का जो अपना माइंड मैप का टॉपिक है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि बेसिकली बात करें तो इस चैप्टर में हम जो अपना तंत्रिका तंत्र वाला सेगमेंट है पूरा, ठीक है, जिसमें अपन बेसिकली बात करें तो कैसे आवेगों का संचरण होता है, तंत्रिका क्या होती है, आवेगों का संचरण कैसे होता है, और जो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, बॉडी का, उसको हम माइंड मैप के जरिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा माइंड मैप। ये हिट सीरीज है, हिट सीरीज का आपको पता है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए और अपना जो नीट का स्कोर है, ठीक है, उसको इंप्रूव कीजिए। क्लियर है? देखो, चैप्टर है अपना तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसमें कि समन्वय होता क्या है, यह समन्वयता होती क्या है। ठीक है, तो देखो, समन्वयता जनरली एक ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों की परस्पर क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं, एक समन्वय तरीके से कार्य करते हैं, तो वो तंत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब ये तंत्रों का निर्माण हो रहा है, जब दो या दो से अधिक अंग एक साथ मिलकर एक समन्वय से कार्य कर रहे हैं, तो इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, ठीक है, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसे ही अपन क्या कहते हैं? समन्वय। ठीक है, तथा हमारे शरीर में जैव स्थिरता बनाने हेतु एक दूसरे के कार्यों के पूरक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रिया में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती है। देखो, एक तो अपना न्यूरल सिस्टम, ठीक है, एक तो अपना न्यूरल सिस्टम और एक अपना केमिकल सिस्टम, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है और जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है, ये दोनों हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ठीक है, उनको एकीकृत करने में या उनके मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल से में कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है, इन दोनों तंत्रों की हेल्प से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो एक दूसरे से समन्वित रूप से कार्य करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम सम स्थिति को बनाए रखने वाले तंत्र कौन कौन से हैं। हमारी बॉडी में जो समस्थिति है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन से तंत्र रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से तंत्र जिम्मेदार है। तो देखो, एक तरफ तो हम लिख देंगे कि किस मापदंड के बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तो है अपना तंत्रिकीय तंत्र और दूसरा है अपना अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि एक तो अपना न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला और दूसरा अपना एंडोक्राइन सिस्टम वाला। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं समन्वय की, कि भाई तंत्रिका तंत्र है और जो अपना अंतःस्रावी तंत्र है, ये किस किस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हैं अंगों के मध्य। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जो तंत्रिका तंत्र है ये तो करता है न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या हुआ कि भाई एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक कोई संकेत भेजना है, ठीक है, तो वो या तो वैद्युत सिनेप्स से जाएगा या रासायनिक सिनेप्स से, और रासायनिक सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प करते हैं। वहीं अपन बात करें अंतःस्रावी तंत्र, तो अंतःस्रावी तंत्र हेल्प करता है हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि हमारी जो बॉडी है उसकी अपन बात करें तो जैसे कि जनन अंगों की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जनन अंगों की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन के लिए अपन बात करें तो जो ट्रिगर आता है वो हमारे ब्रेन से आता है, यानी कि फॉर्मेशन के लिए जो मैसेज भेज रहा है वो ब्रेन भेज रहा है। अब वो जा रहा है किसकी हेल्प से? रसायनों की हेल्प से, और रसायन क्या हुए? अपने हॉर्मोन्स। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन समन्वयता की। ठीक है, तो तंत्रिके तंत्र है वो हमारी बॉडी में समन्वयता को तीव्र रूप से स्थापित करता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र स्लो करता है, धीरे धीरे। ठीक है, देखो,
तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल या जाल तंत्र का निर्माण करता है जो लक्ष्य कोशिकाओं के साथ बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। भाई जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, देखो तंत्रिका तंत्र है, इसका निर्माण तंत्रिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं वो एक ऐसे नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है जो हमारी बॉडी की जो भी टारगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, उन टारगेटेड सेल्स से ये पॉइंट टू पॉइंट क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी रहती है। क्लियर है? ये तो बात हुई समस्थिति को बनाए रखने वाले तंत्रों की। अब बात करते हैं हम थर्ड कि भाई न्यूरॉन्स होता क्या है, तंत्रिका होती क्या है, ठीक है। तो देखो हम सबको अच्छे से पता है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो तंत्रिका है ये हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। देखो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अब न्यूरॉन में अपन बात करें, ठीक है, तो न्यूरॉन का फॉर्मेशन या न्यूरॉन में कौन कौन सी संरचनाएं मिलकर एक न्यूरॉन का फॉर्मेशन करती है, तो जैसे देखो कोशिका काय हो गया, ध्रुवाक्ष हो गया और तंत्रिकाक्ष हो गया, यानी कि मेजरली इन तीन पार्टों से मिलकर बनी होती है न्यूरॉन एक। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहला भाग हो गया कोशिका काय, तो ये पूरा जो भाग है साइटोन बोलते हैं, इसे कोशिका काय कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया अपना ध्रुवाक्ष, तो इस साइटोन से निकलने वाले छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं ना, इन छोटे छोटे प्रवर्धों को बोलते हैं ध्रुवाक्ष। और थर्ड हो गया अपना तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष मतलब साइटोन से निकलने वाला एक लंबा प्रवर्ध, ठीक है, जो एंड पर जाकर साकित हो जाता है और दूसरी कोशिका है या दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है उससे जुड़ने का कार्य करता है, उससे जुड़ने के लिए संधि स्थल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पूरा लंबा प्रवर्ध है ये कहलाता है हमारा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ये कहलाता हमारा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ठीक है। अब अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो भाई ये हमारी एक तंत्रिका कोशिका है और इस तंत्रिका कोशिका का मेन फर्स्ट भाग मैंने आपको बताया कि जो ये मेन फर्स्ट भाग है ये है अपना साइटोन, कोशिका का है। इस साइटोन में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे कि बात करें केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम से बने छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं हम निस्सल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये निस्सल ग्रेन्यूल्स साइटोन में तो मिलेंगे ही, साइटोन के साथ साथ ही ध्रुवाक्षों में भी पाए जाते हैं। ध्रुवाक्ष क्या हो गए, इससे निकलने वाले छोटे छोटे प्रवर्ध हो गए, ठीक है, जो किसी भी संवेदी अंग से संवेदनाओं का तो ग्रहण करेंगे या फिर जो दूसरी कोशिका है उससे जुड़ने का फंक्शन करेंगे, ठीक है। इससे निकलने वाला एक जो लंबा प्रवर्ध है वो कहलाता है हमारा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ठीक है, जो साइटोन से और अगली कोशिका के साइटोन तक जो हमारे आवेग होते हैं उनके संचरण में सहायता करता है या आवेगों को संचरित करता है, ठीक है। अब ये जो साइटोन है, ठीक है, इस साइटोन पर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं श्वान कोशिका, ठीक है। ये श्वान कोशिका अपन बात करें तो कुछ कोशिकाओं में तो ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, कुछ में नहीं करती है लेकिन प्रेजेंट रहती है। जिनमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है उनको हम माइलिन आच्छाद युक्त बोलते हैं और जिनमें नहीं करती उनको माइलिन आच्छाद विहीन। तो ये श्वान कोशिका है, ये करेगी माइलिन आच्छाद का फॉर्मेशन। अब ये जो तंत्रिकाक्ष है, इस तंत्रिकाक्ष पर ये जो श्वान कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेपरेट रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो एक जो माइलिन आच्छाद है, ठीक है, दो माइलिन आच्छादों के मध्य जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम रेनवियर के नोड या रेनवियर की संधियां। और एट द एंड जाकर ये जो तंत्रिकाक्ष है ये तंत्रिकाक्ष विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर अंतिम सिरे पर बल्बनुमा संरचना बना लेता है जिन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टिक गुंडी, ठीक है, सिनेप्टिक गुंडी। और इन सिनेप्टिक गुंडियों में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो देखो सिनेप्टिक नोब की सिनेप्टिक पुटिकाओं या सिनेप्टिक गुंडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स एकत्रित होते हैं,
ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आई न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अपन कि भाई जो अपनी तंत्रिकाएं हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। मुख्य बात करेंगे, हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले, जितना हमारा एनसीईआरटी कह रहा है उतना लेकर चलना। तो देखो तंत्रिकाओं के प्रकारों की बात करें तो देखो, पहला है बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय जो तंत्रिका है इसमें जो ध्रुवाक्ष है, ठीक है, इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। और इसकी स्थिति यानी कि कहां पाई जाती है मेल लिए, तो ये पाई जाती है प्रमस्तिष्क वलकुट वाला जो क्षेत्र हमारा ब्रेन का, उसमें ये पाई जाती है। सेकंड टाइप है अपना द्विध्रुवीय। इसमें ध्रुवाक्ष की संख्या 1 होगी और दूसरा होगा एक्सोन, ठीक है, और ये मिलती है कहां पर मेनली, हमारे जो नेत्र का जो रेटिना वाला भाग होता है उसमें। और थर्ड है हमारी एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय है तो इसमें डेंड्राइट्स होंगे नहीं, एक्सोन होगा एक। और ये जो अपनी एक ध्रुवीय है, ठीक है, इनमें जो संचरण है वो स्लो होता है, इनमें जो आवेगों का संचरण है वो स्लो होता है, ठीक है। देखो कुछ गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम इससे रिलेटेड। उपरोक्त दिए गए न्यूरॉन में केवल एक तंत्रिकाक्ष होता है। यह न्यूरॉन दिया गया है, इसमें केवल एक ही तंत्रिकाक्ष है। कोशिका काय में सभी अंगक उपस्थित होते हैं। कोशिका काय में जैसे मैंने आपको बताया भाई, केंद्रक तो मेनली है ही, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे निसल ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है, तो केंद्रक में सभी अंगक उपस्थित होते हैं, वो सॉरी कोशिका काय में। ध्रुवाक्ष से आवेग कोशिका काय की ओर गमन करते हैं तथा तंत्रिकाक्ष में कोशिका काय से अलग होता है, तथा तंत्रिकाक्ष में कोशिका काय से अलग होता है। अब क्या होता है, सपोज दैट भाई ये एक हमारी तंत्रिका है, यहां पर हमने कोई उद्दीपन दिया, तो उन उद्दीपन को ग्रहण करते हैं ये ध्रुवाक्ष। ध्रुवाक्ष क्या करते हैं, इन उद्दीपनों को ग्रहण करने के पश्चात, उद्दीपनों को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद पहुंचा देते कहां, साइटोन में। साइटोन से ये जो उद्दीपन है वो आएंगे एक्सोन पर, और एक्सोन से ये कंटिन्यूअसली गति करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, जो एक्सोन के लास्ट वाले भाग है, जो लास्ट वाले जो तंत्रिकाक्ष वाला सिरा है उस पर चले जाएंगे। और यहाँ दूसरी जो न्यूरॉन होगी, उस न्यूरॉन से जो ये संधि बन रही होगी इन दोनों की, उसके थ्रू अगले न्यूरॉन में चले जाएंगे। तो मतलब मेनली बात करें तो जो आवेग होता है वो साइटोन से और एक्सोन की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये तो बात हुई अपनी जस्ट एक न्यूरॉन की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो तंत्रिका या जो तंत्रिका तंतु है इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई श्वान कोशिका तो उपस्थित होती है। अब श्वान कोशिका अगर माइलिन शीत बना रही है, माइलिन आच्छद बना रही है, तो उसे हम माइलिन आच्छद युक्त बोलते हैं। और अगर माइलिन आच्छद नहीं बना रही है तो माइलिन आच्छद विहीन बोलते हैं। तो देखो मापदंड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइलिन आच्छद या माइलिन आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बेस पर, अगर माइलिन आच्छद उपस्थित है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, माइलिन आच्छद युक्त। दूसरा माइलिन आच्छदहीन किसे बोलेंगे हम, जिनमें माइलिन आच्छद नहीं बनता है। दूसरा है रेनवियर की संधि। अब माइलिन आच्छद होगा तो रेनवियर की संधि भी बनेगी, और माइलिन आच्छद होगा ही नहीं तो रेनवियर की संधि भी नहीं बनेगी। तो जिनमें आच्छद युक्त हो गई है तो, और यह आच्छदविहीन, तो जिनमें माइलिन आच्छद उपस्थित होता है वो माइलिन उनमें रेनवियर की संधि पाई जाती है, और जिनमें ये अनुपस्थित होता है उनमें नहीं पाई जाती उन्हें, या फिर अपन कह सकते हैं कि आच्छद जो हीन जो तंत्रिकाएं हैं उनमें रेनवियर की संधि भी नहीं मिलती और ना ही अपना माइलिन आवरण मिलता, ठीक है। अब बात करें कहां कहां पर ये मिलती हैं, तो देखो आच्छद युक्त तंत्रिकाएं मेनली मिलेंगी हमें कपालीय और मेरु तंत्रिकाओं में, यानी कि जो हमारी क्रेनियल तंत्रिकाएं और जो हमारी स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, वो होंगी आच्छद युक्त। आच्छदहीन की बात करें तो हमारे जो स्वायत्त और जो हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि दैहिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है, दैहिक स्वायत्त एवं दैहिक तंत्रिका तंत्र में मेनली आच्छदहीन तंत्रिकाएं होंगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ गोल्डन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो
श्वान कोशिकाएं आच्छादित तथा अनाच्छादित तंत्रिका तंतु दोनों से घिरी होती है, लेकिन ये केवल आच्छादित तंतुओं में ही माइलिन आवरण के रूप में होती है। तो वही मैंने बताया कि भाई जो श्वान कोशिकाएं हैं, अगर ये माइलिन आच्छाद का फॉर्मेशन कर रही है तो उन तंतुओं को हम माइलिन आच्छाद युक्त तंत्रिका तंतु बोलते हैं, और अगर ये माइलिन आच्छाद का फॉर्मेशन नहीं कर रही है तो वहां पर माइलिन आच्छाद नहीं होगा, तो उन्हें हम माइलिन आच्छादविहीन तंत्रिका तंतु कहेंगे। क्लियर है? अगले टॉपिक पर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपना कि झिल्ली या सॉरी तंत्रिका झिल्ली की और सांद्रण प्रवणता। भाई तंत्रिका झिल्ली की और सांद्रण प्रवणता कैसी होती है, आयनों के बारे में अपन बात करें तो देखो, न्यूरॉन की उत्तेजनशीलता तंत्रिकीय झिल्ली की ध्रुवीकृत अवस्था के लिए उत्तरदायी होती है या उत्तरदायी होता है। भाई सिंपल से में बात करें कि न्यूरॉन की जो उत्तेजनशीलता है ये तंत्रिका झिल्ली की जो ध्रुवीकृत अवस्था होती है, ठीक है, उस अवस्था के लिए क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। यह चयनात्मक पारगम्य आयनिक पथ होता है जो तंत्रिका झिल्ली की ओर सांद्रण प्रवणता अंतराल के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है भाई, नॉर्मल अपन बात करें, ठीक है, तो जैसे कि अपन बात करें जनरली, ठीक है, जब कंडीशन विरामावस्था में है तो विरामावस्था में तो क्या होगा, जैसे अपना ये तंत्रिका अक्ष है तो बाहर पॉजिटिव आयंस होंगे, यानी कि धनात्मक आवेश अधिक होगा और अंदर ऋणात्मक आवेश अधिक होगा। जब ये उत्तेजित अवस्था में आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। किसकी वजह से? इसके अंदर उपस्थित, जैसे यहां पर कोई इंपल्स आएगा तो आवेश चार्ज के फॉर्म में आएगा, चार्ज के फॉर्म में आते ही इसकी जो ध्रुवणता है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और अंदर धनात्मक आवेश ज्यादा हो जाता है, बाहर ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो जाता है। ठीक है, विरामावस्था पर तंत्रिका झिल्ली जो अपना पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है, इसी क्रम में सोडियम के लिए ये अपारगम्य होती है। अब बात करें कि विरामावस्था में ये जो तंत्रिका झिल्ली है, ठीक है, ये पोटेशियम के लिए तो अधिक पारगम्य होती है, लेकिन सोडियम के लिए ये अपारगम्य होती है, तथा ऋणावेश जो प्रोटीन्स होती हैं उनके लिए भी ये अपारगम्य होती है। ठीक है भाई, ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, बाह्यकोशिकीय द्रव, ये अंतःकोशिकीय द्रव है। इन दोनों में सांद्रता प्रवणता की बात कर रहे हैं कि भाई जो इन दोनों के मध्य सांद्रता प्रवणता जो बन रही है उसकी बात कर रहे हैं। झिल्ली पर पाई जाने वाली आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा या सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा आयन के सक्रिय परिवहन द्वारा नियमित किया जाता है। और ये जो सांद्रता प्रवणता बन रही है ना इस झिल्ली के दोनों तरफ, इसे किसके द्वारा नियमित किया जाता है? जो सोडियम पोटेशियम पंप चलते हैं यहां पर उनके द्वारा, जो इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम कोशिका में प्रवेश कराते हैं। जब ये सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, यानी कि जब इसकी सांद्रता प्रवणता परिवर्तित होती है, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम जब ये पंप चलता है तो उसको वापस से मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम तो बाहर फेंके जाते हैं और 2 पोटेशियम को वापस अंदर लिया जाता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार होता है तो वो हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक से। और अगला टॉपिक है अपना आवेगों की उत्पत्ति। ये तो सांद्रता प्रवणता कैसे बनी रहती है उसकी बात की अपन ने। अब बात करते हैं हम आवेग कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका संचरण कैसे हुआ। तो देखो, विरामावस्था में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विलाम कला विभव कहते हैं। भाई रेस्टिंग कंडीशन में या विराम अवस्था में इस प्लाज्मा झिल्ली पर जितना विभव उपस्थित होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे विरामावस्था विभव। देहली उद्दीपन प्राप्त करने के पश्चात तंत्रिका झिल्ली पर विद्युत विभवांतर होता है। अब क्या होता है कि भाई कोई भी उद्दीपन हमने लिया या कोई भी उद्दीपन इन सेल्स को हमने दिया, तो हर एक उद्दीपन की एक लिमिट होती है, ठीक है, हर एक सेल्स की एक लिमिट होती है। उसे हम कहते हैं कि जिस लिमिट पर या जिस मान पर वो जो सेल है वो उत्तेजित होती है उसे हम देहली मान कहते हैं कि भाई इतना तो अपन को चाहिए ही चाहिए कि इसकी वैल्यू इतनी हो तभी ये उद्दीपित होगी, अगर इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी तो उद्दीपन स्टार्ट नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जब देहली उद्दीपन इसको मिलता है तो उसके पश्चात जो तंत्रिका जो झिल्ली है इस पर विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विभव या तंत्रिका आवेग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, क्रियात्मक विभव या तंत्रिका आवेग। अब देखो
ये डायग्राम हम अगले टॉपिक से रिलेट करके चलेंगे। और अगला टॉपिक है अपना आवेगों का संचरण। ठीक है, अब आवेगों के संचरण में क्या होता है तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें कि भाई आवेगों के संचरण, और अपन बात करें इसमें कि किन किन घटनाओं से ये आवेग आगे बढ़ते हैं। पहली जो घटना है वो है विरामावस्था। जब विरामावस्था में जो ये हमारी तंत्रिका रहती है तो क्या होता है कि जो हमारा बाह्य कोशिकीय द्रव है इसमें धनात्मक आवेश अधिक होता है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर ऋणात्मक आवेश कम रहता है तो अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, जो मैंने अभी बताया आपको। जब इस पर देहली उद्दीपन आता है, जस्ट अभी हमने बात की, देहली उद्दीपन आता है तो ये सोडियम के लिए जो एक्सोलेमा है उसकी पारगम्यता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे ही उद्दीपन आया सोडियम के लिए इसकी पारगम्यता में परिवर्तन हुआ, क्या होगा? सोडियम अंदर आने लग जाएगा। अब सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा? अंदर जो धनात्मक आवेश है उसमें वृद्धि हो जाएगी तो अंदर का चार्ज धनात्मक, बाहर का चार्ज ऋणात्मक। ठीक है, तो अंदर क्या, बाहर इस तरह से हो जाएगा, अंदर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस मेंटेन करने के लिए वही चीज चलेंगी, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो थर्ड जो स्टेज है उसमें क्या होगा? ये तो अपनी हो गई विरामावस्था, ये स्टेज हुई अपनी पुनः ध्रुवीकरण अवस्था। अब बात करते हैं हम ध्रुवीकरण अवस्था की। तो इसमें पोटेशियम के लिए एक्सोलेमा की पारगम्यता में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है कि अपने जो सोडियम होते हैं वो अंदर आए इधर, तो बाहर आवेश क्या हो गए? ऋणात्मक, अंदर धनात्मक। ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू, ये वाली प्रोसेस फिर यहां पर आएगी, जो सोडियम पोटेशियम फिर इसको क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, तो वापस से आवेश चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये आवेश आगे बढ़ता रहता है। इसको डिटेल से हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है अपना आवेगों का संचरण। तो देखो, आवेग का संचरण एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर होता है तथा कुछ क्रम तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर पुनरावृत होता है। आवेगों का संचरण एक स्थल से दूसरे स्थल होता है, और एक स्थल से दूसरे स्थल पर अगर अपन बात करें तंत्रिका की तो तंत्रिका में कहां से होगा? जो अपना साइटोन वाला भाग है, साइटोन वाले भाग से जो अपना तंत्रिका अंत जो सिरा है वहां तक होगा। ठीक है, परिपथ में धारा प्रवाह तब होती है जब यह ए से बी स्थल की ओर गमन करती है। परिपथ में धारा प्रवाह कब होगी? जब ये ए से बी स्थल की ओर गमन करेगी। यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो जैसे ये अपना तंत्रिका अक्ष है, यहाँ आया हमारा आवेग, जो आवेग जनरेट हुआ वो यहाँ पर पहुंचता। जैसे ही आवेग यहाँ पर पहुंचता है तो ये जो झिल्ली है इसकी पारगम्यता क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे ही झिल्ली की पारगम्यता चेंज होती है तो देखो, जो बाहर सोडियम अधिक था वो अंदर आने लगेगा, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। ठीक है, अब इस ए वाले भाग पर देखना, सिर्फ बाहर सोडियम अधिक था, अंदर आने लगा। ठीक है, अंदर आने लगा तो पोटेशियम बाहर जाने लगा। अब क्या होगा? पहले रेस्टिंग कंडीशन में थी, जस्ट आया, उद्दीपन मिला, विध्रुवण अवस्था हुई। अब वापस से इसको कौन सी अवस्था में जाना? ध्रुवीकृत अवस्था में जाना है। तो क्या होगा? ध्रुवीकृत अवस्था में जब इसको जाना होगा तो देखो, बाहर क्या हो गया? ऋणात्मक आवेश हो गया था, अंदर धनात्मक आवेश हो गया था। अब इसको वापस से मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इंपल्स है ये इंपल्स आगे जाएगा और यहां से क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप चलेंगे, तो 3 सोडियम को तो बाहर धकेला जाएगा, 2 पोटेशियम को अंदर खींचा जाएगा। तो ये वाला ए वाला भाग है, ठीक है, ये ए वाला भाग क्या हो जाएगा? फिर से पॉजिटिव हो जाएगा बाहर की तरफ, अंदर नेगेटिव। अब बी वाले भाग पर आवेश पहुंच गया तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इस तरह से आवेग का संचरण ये चलता रहता है। ठीक है, यानी कि ए से बी तक आंतरिक और बाह्य झिल्ली है, इस पर बी की ओर आवेग का प्रभाव होता है। ए से बी तक आंतरिक और बाह्य जो झिल्ली है इस पर बी की ओर आवेग का प्रभाव होता रहता है। जैसे सेगमेंट्स में, जैसे ए को मैंने आपको समझाया, अब बी पर परिवर्तन हुआ तो बी वापस से अपनी पहली अवस्था में आएगा तो सी पर हो जाएगा। इस तरह से ये जो आवेग है ये आगे संचरित होता रहता है। ठीक है, देखो, अब आवेगों का संचरण, ये तो अपन ने बात हुई कि एक एक्सोन की, कि एक एक्सोन पर जो तंत्रिक जो अपना कोशिका काय है, कोशिका काय से एक एक्सोन पर किस प्रकार से संचरण हो रहा है। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका पर किस प्रकार संचरण होता है, तो देखो,
तंत्रिका आवेग को सिनेप्स की ओर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर संचरित किया जाता है। यानी कि सिंपल से मैं बात करूं मैं तो देखो एक डायग्राम आपको यहां पर मैं शो करता हूं। जैसे देखो भाई ये एक सिरा है हमारा, लास्ट में जो सिनेप्टिक नोब बनती है, सिनेप्टिक घुंडी बनती है, वो दूसरी तंत्रिका का द्रुमाक्ष वाला सिरा लिया मैंने एक, और इन दोनों के मध्य ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन को, इस संधि को बोलते हैं हम सिनेप्टिक, या सॉरी इस संधि को बोलते हैं हम सिनेप्सिस। ठीक है, अब ये जो सिनेप्स जो बन रहा है, दो कोशिकाओं के मध्य क्या हो गया, जॉइंट, यानी दोनों कोशिकाओं को जोड़ रहा है। अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे इंपल्स पहुंचेगा, कैसे आवेग ये पहुंचेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तो देखो ये एक सिनेप्टिक गुंडी है, ठीक है, ये हमारा द्रुमाक्ष वाला सिरा है, और इन दोनों के मध्य, ठीक है, ये तो अपना एक्सॉन वाला सिरा होगा, तंत्रिकाक्ष सिरा हो गया, ये अपना जो है, ठीक है, सिनेप्टिक गुंडी हो गई। अब देखो ये वाली जो हमारी झिल्ली है, ठीक है, जो अपन बात करें द्रुमाक्ष है, ठीक है, उस द्रुमाक्ष की झिल्ली को बोलते हैं हम पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, इस सिनेप्टिक नोब की झिल्ली को बोलते हैं हम पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, और दोनों के मध्य जो स्पेस प्रेजेंट है, ये आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये कहलाता है अपने सिनेप्टिक दरार। इस तरह से इन तीनों जो संरचनाएं हैं, इनको कॉमन रूप से बोलते हैं हम सिनेप्स। ठीक है, इस पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर विशिष्ट प्रकार के ग्राही उपस्थित होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये जो सिनेप्टिक गुंडी होती है, इस सिनेप्टिक गुंडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरी हुई पुटिकाएं होती हैं। तो जब आवेग इधर आता है, यहाँ पर आवेग आता है, तो उस आवेग के आने के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ चेंजेस होते हैं, और ये जो सिनेप्टिक पुटिकाएं हैं, ये इस पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली से फ्यूज होकर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होती हैं, खुल जाती हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो सिनेप्टिक दरार है उसमें रिलीज कर देती हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक दरार में मुक्त होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक दरार में मुक्त हुआ, उसके पश्चात ये न्यूरोट्रांसमीटर पश्च सिनेप्टिक जो तंत्रिका झिल्ली है, इस पर उपस्थित ग्राहियों से जुड़ेंगे। जैसे ये ग्राहियों से जुड़ेंगे, तो ग्राहियों से जुड़ने के पश्चात क्या होगा, जो पीएसएनएस है, यानी कि पश्च सिनेप्टिक जो तंत्रिका झिल्ली है, इसमें आयन चैनल खुल जाएंगे, यहाँ पर आयन चैनल खुल जाएंगे। जैसे आयन चैनल खुलेंगे तो पश्च तंत्रिका झिल्ली में नए विभव की उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ के आयन चैनल खुले तो ये पश्च जो तंत्रिका झिल्ली है, इसमें नए विभव की उत्पन्न हो जाएगी। जब नया विभव यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, तो मतलब अगली जो कोशिका है, उस कोशिका के द्रव्यमाक्ष में अब दूसरा तंत्रिका या नया विभव उत्पन्न होते ही वो आगे कंटिन्यू गति करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसका संचरण होता है, आवेग का संचरण होता है। ठीक है, अब बात करें हम कि भाई ये जो सिनेप्स होते हैं, ये जो जंक्शन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो सिनेप्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत सिनेप्स होता है, एक रासायनिक सिनेप्स होता है। ठीक है, अब बात करें इनके लक्षणों की, तो देखो जो अपने पूर्व सिनेप्टिक तथा पश्च सिनेप्टिक जो झिल्ली है, उसमें बात करें विद्युत सिनेप्स की, तो विद्युत सिनेप्स में ये जो अंतराल है, यानी कि जो सिनेप्टिक लेफ्ट वाला, सिनेप्टिक दरार वाला जो अंतराल है, वो बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। जबकि रासायनिक जो सिनेप्स है, उनमें ये जो सिनेप्टिक लेफ्ट है, ठीक है, वो अधिक अंतराल वाला होता है। यानी कि ये तो मान के चलो कि भाई इस सिनेप्टिक नोब और यानी कि ये जो अपने पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और पश्च सिनेप्टिक झिल्ली के मध्य ये जो अपना स्पेस बच रहा है, ये सिनेप्टिक दरार है। अगर ये स्पेस अधिक है तो ये मिलेगा अपन को किसमें, रासायनिक सिनेप्स में। और अगर ये स्पेस कम है, स्पेस कम मतलब कि इस तरह से देखो, ये हुआ बिल्कुल कम, ऐसा होता है किसमें, वैद्युत सिनेप्स में, उस प्रकार का होता है रासायनिक सिनेप्स में। आवेगों के प्रवाह की बात करें तो वैद्युत जो सिनेप्स है, इसमें जो आवेगों का प्रवाह है वो डायरेक्ट होता है, आवेग जस्ट अगली सेल्स पर जंप करते हैं। जबकि रासायनिक में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचरित होते हैं। संचरण की बात करें तो वैद्युत सिनेप्स में जो आवेग है वो तीव्र संचरित होता है, जबकि रासायनिक सिनेप्स में जो आवेग है वो धीमा संचरित होता है। प्रकृति की बात करें तो ये जो वैद्युत सिनेप्स है,
ठीक है, ये एक जैसे ही होते हैं, जबकि रासायनिक सिनेप्स है ये उत्तेजक या अवरोधक प्रकार के होते हैं। अतिजीविता की बात करें तो ये बहुत कम मिलते हैं, जबकि ये अपन को नॉर्मली पाए अधिक या अधिकता में पाए जाएंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, एक हम गोल्डन पॉइंट्स की बात करते हैं यहां पर। तो देखो, विद्युतीय सिनेप्स से आवेगों का संचरण एक तंत्रिका से आवेगों के संचरण के समान होता है। यानी कि सिंपल से में बात करें तो एक एक्सॉन पर जिस प्रकार आवेगों का संचरण होता है, ठीक उसी तरह से विद्युतीय जो सिनेप्स है उस पर भी आवेगों का संचरण होता है। भाई अपन ने जैसे ये अपनी न्यूरॉन थी, इस न्यूरॉन में अभी हम बात कर रहे हैं कि ये माइलिन अच्छद वाली न्यूरॉन है, तो इसमें जो आवेग वैद्युत आवेग है, अगर ये अपन बात करें कि वैद्युत सिनेप्स वाली जो तंत्रिकाएं हैं, तो इसमें आवेग जंप करके जाएगा एक रेनवियर संधि से दूसरी रेनवियर संधि पर। ये पहुंचा इधर, और इधर जब ये पहुंचता है तो अगली कोशिका का ये जो दुर्माक्ष है, पहले तो इनके बीच स्पेस बहुत कम होगा, अगली कोशिका के दुर्माक्ष पर भी ये तुरंत जंप करके चले जाएगा। तो जिस तरह से एक्सॉन पर संचरित हो रहा है उसी तरह से ये सिनेप्स पर भी संचरित होगा। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी तंत्रिकाओं के बारे में। अब बात करते हैं अपन तंत्रिका तंत्र के बारे में। वो तो सिर्फ हमने पढ़ा तंत्रिका क्या होती है, कैसी इसकी संरचना होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे आवेगों का संचरण होता है, ये तो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम तंत्रिका तंत्र की। तो देखो, न्यूरॉन उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं तथा संचरण का कार्य करती है। न्यूरॉन का काम यही है कि जो भी उद्दीपन है, जो भी स्टिमुलस है, उसको पहचानो और पहचान कर संचरित करो, आगे भेजो। ठीक है, अपन बात करें जैसे हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा में कोई सुविकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं मिलता, सिर्फ नर्व्स का नेटवर्क मिलता है, तंत्रिका कोशिकाएं मिलती है, लेकिन कोई वहां पर तंत्र का फॉर्मेशन नहीं होता। अब बात करें हम जैसे कीटों में, तो कीटों में मस्तिष्क तथा गुच्छिकाओं के साथ तंत्रिका तंत्र बना होता है। जैसे मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, तो कॉकरोच में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई ब्रेन है, उसमें गैंग्लियाज होते हैं, अपनी तरह सुविकसित कोई ब्रेन नहीं होता, गुच्छिकाएं हैं वही फॉर्मेशन करती हैं। और बात करें हम कशेरुक प्राणियों की, तो इनमें सुविकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। भाई हम किस कशेरुकी प्राणी है, तो हमारी बात करें तो हमारे अंदर सुविकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सिर्फ ह्यूमंस के बारे में। तो डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। क्लियर है? तो देखो, मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसको बेसिकली दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक सीएनएस, एक पीएनएस, यानी कि एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस है इसका निर्माण मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर सीएनएस कहलाते हैं या सीएनएस में सम्मिलित होते हैं। वही बात करें अपन पीएनएस की, तो शरीर की बाकी सभी तंत्रिकाएं मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु से जो जुड़ी रहती है वो सारी क्या करती हैं, पीएनएस का निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब इसमें जो पीएनएस के जो तंत्रिका तंतु है, ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के। अब पीएनएस में दो प्रकार के तंत्रिका तंतु कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है अभिवाही और दूसरा कहलाता है अपवाही। ये अभिवाही तंत्रिका तंतु कौन से होते हैं और अपवाही तंत्रिका तंतु कौन से होते हैं, तो इनकी बात करते हैं। देखो, वो तंतु जो ऊतक या अंगों से सीएनएस तक आवेग भेजता है। भाई कोई भी हमारा प्रभावित अंग है, उस प्रभावित अंग या प्रभावित ऊतक से सीएनएस तक जो आवेग भेजेंगे तंतु, वो सारे कहलाएंगे अभिवाही। और वो तंतु जो सीएनएस से उस प्रभावित अंग या उन परिधीय ऊतकों तक जो भी ऑर्डर लेकर आएगा, ठीक है, उस ऑर्डर को लाने वाले तंतु सारे कहलाएंगे अपवाही तंतु। ठीक है, अब देखो, ये जो अपवाही तंतु है, ठीक है, ये दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं, या फिर अपवाही तंतु है दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। एक तो है अपना कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि दैहिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है,
जो दैहिक तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है, सीएनएस से कंकाल पेशियों तक आवेग पहुंचाने का काम करता है। भाई दैहिक तंत्रिका तंत्र का मेन काम क्या हुआ, सीएनएस से जो भी आवेग आ रहे हैं उनको कहां तक पहुंचाएगा, कंकाल पेशियों तक। जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, सीएनएस से आने वाले आवेगों को अनैच्छिक अंगों तथा पेशियों तक पहुंचाता है। ये कंकाल पेशियों तक पहुंचा रहा है और ये अनैच्छिक अंगों और अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, क्लियर आया आपको यहां तक समझ में? ठीक है, तो ये तो है अपना मानव का तंत्रिका तंत्र। अब इसी में हम एक गोल्डन पॉइंट पढ़ते हैं, एक अंतरंग तंत्रिका तंत्र है, या अपन स्पेशली पढ़ सकते हैं इसको विसरल नर्वस सिस्टम के रूप में। वैसे तो कोई अलग डिवीजन किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्पेसिफिक रूप से समझाने के लिए बताया। यह भी पीएनएस का ही भाग होता है। इसमें तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं तथा जालिकाओं का सम्मिश्रण होता है, यानी ये सभी मिलकर इसका फॉर्मेशन करती हैं। और ये क्या करता है, सीएनएस से अंतरांगों तक और अंतरांग से जो सीएनएस है वहां तक आवेगों का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, अंतरंग तंत्रिका तंत्र है। ये स्वायत्त का ही भाग, मतलब अपन कह सकते है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग, सॉरी। तो अपन कह सकते हैं कि ये परिधीय तंत्रिका तंत्र ही है, लेकिन स्पेसिफिक रूप से समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में कर दिया। अब बात करते हैं हम हमारा जो सीएनएस है मेनली उसकी, और हमारा जो सीएनएस है उस सीएनएस में भी मेनली बात करें तो मस्तिष्क की। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि भाई हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो हमारी बॉडी का कंप्लीटली संचालन करता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं अपन कि भाई एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो कंप्यूटर सीपीयू के बिना नहीं चल सकता। तो ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए एक सीपीयू का काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्रेन है हमारी बॉडी की सारी जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनको रेगुलेट करता है। तो ब्रेन को मेनली 3 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क और थर्ड है हमारा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये तीनों ही भाग डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम अग्र मस्तिष्क के बारे में। और अग्र मस्तिष्क का जो फर्स्ट भाग है वो है सेरिब्रम। ठीक है, ये जो सेरिब्रम वाला ये जो एरिया है, ये जो सेरिब्रम है, ठीक है, ये मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। ठीक है, और इस सेरिब्रम एरिया को एक खांच है वो 2 भागों में विभाजित करती है, या अपन कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्धों से बना होता है। मतलब 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध इस तरह से चिपके रहते हैं, एक खांच है उनको डिवाइड किए रहती है, और एक कॉर्पस कैलोसम नामक पट्टी है जो इन दोनों को जोड़े रखती है। तो वही बात है कि भाई एक दरार है, ये प्रमस्तिष्क को दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है, और ये दोनों कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट बात हुई सेरिब्रम की। अब सेकंड बात करते हैं, इसमें दूसरा है वो है थैलेमस। ये जो थैलेमस है, ठीक है, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये भाग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है थैलेमस, और इस थैलेमस का काम क्या है, तो देखो ये संवेदी तथा प्रेरक जो संकेत हैं उनके संपर्क का मुख्य स्थल है। यानी कि इस स्थल पर जो भी संवेदी और प्रेरक जो संकेत आते हैं वो क्या होते हैं, अपन बात करें तो कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे को समझा जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये तो बात हुई थैलेमस की। अब बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। ये थैलेमस से जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, और इसमें शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, खाने पीने के लिए और भी अनेक सारे ऐसे सेंटर होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसका श्रावण भी करता है, हॉर्मोन्स का। ठीक है, क्योंकि इसी हाइपोथैलेमस से ही तो अटैच रहती है हमारी पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि तो है। ठीक है, तो जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसमें हार्मोन्स कहां से स्रावित हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, और जो न्यूक्लियोकोशिकाएं हैं उनकी हेल्प से आकर क्या हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं। क्लियर है?
ये तो बात हुई अपने अग्र मस्तिष्क की। अब बात करते हैं अपन सेकेंड पार्ट मध्य मस्तिष्क का। ठीक है, तो देखो मध्य मस्तिष्क में बेसिकली दो संरचनाएं होती हैं। पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है प्रमस्तिष्क तरल नाल। थैलेमस थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पोन्स के मध्य ये मध्य मस्तिष्क स्थित होता है। ये वाला भाग है, ये है पोन्स। ठीक है, और इस थैलेमस हाइपोथैलेमस या थैलेमस इन दोनों के मध्य का जो भाग होता है ये, ठीक है, ये कहलाता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क तथा पोन्स के मध्य भाग पर 4 पालियां होती हैं। अग्र मस्तिष्क और पोन्स के मध्य भाग पर 4 पालियां होती है, 4 पिंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, इनका काम क्या है, तो ये हमारी जो दृष्टि होती है इसको एकीकृत करने का कार्य करती हैं। ठीक है, हमें स्पर्श का ज्ञान करवाती है और हमारा जो श्रवण है, जो अंतःक्रियाएं हैं, इनको रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का आपको फंक्शन समझ में आया। सेकंड संरचना है प्रमस्तिष्क तरल नाल। ये जो प्रमस्तिष्क तरल नाल कौन सी है, तो देखो ये नाल मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। अब आपको देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो मैंने ब्लू कलर से जो संरचना बनाई है, ये ब्लू कलर से संरचना जो बनाई है ये कहलाती है प्रमस्तिष्क तरल नाल, जो कि मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे मध्य मस्तिष्क की। अब बात करते हैं हम लास्ट में पश्चिम मस्तिष्क की। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क में 3 संरचनाएं सम्मिलित होती है। पहली जो संरचना है वो है पोन्स। ये पोन्स रेशेनुमा पथ होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। भाई देखो, अरे साफ हो जाओ, ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है पोन्स, और ये जो पोन्स है ना ये होता है रेशेनुमा पथ जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो संरचना है वो है अनुमस्तिष्क। ये जो पीछे आपको एक पेड़ सा दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ये है अनुमस्तिष्क। ये न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान देने के लिए सम्मिलित सतह होती है। तो जैसे आपको ऐसे दिख रहा है ना सम्मिलित, जैसे पेड़ के जैसी संरचना, तो ये सम्मिलित क्यों है, क्योंकि ये न्यूरॉन को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार नलिका तथा श्रवण तंत्र से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को ये एकीकृत करता है। जो अर्धचंद्राकार नलिका और जो हमारा श्रवण तंत्र है, ठीक है, जो हमारा हियरिंग सिस्टम है, जो सुनने का जो तंत्र है, उससे प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं ना वो सारी इसके अंदर एकीकृत होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट या इस अपन बात करें तो समन्वित होती है इसके अंदर, उनको पहचाना जाता है। ठीक है, और थर्ड जो संरचना है वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। भाई इधर ये बन रहा है मेरुरज्जु, ये है अपना मस्तिष्क। तो ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कर रहा है एक तो। सेकंड बात करें तो इसमें श्वसन, हृदय परिसंचरण, प्रतिवर्तन तथा पाचक रसों के श्रवण के लिए क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। ठीक है, जैसे श्वसन, हृदय और हृदय परिसंचारी जो प्रतिवर्तन होते हैं और जो पाचक रस स्रावित होते हैं, इनके लिए इसमें केंद्र उपस्थित होते हैं। तो ये तो बात हुई मेडुला ओब्लोंगेटा, यानी कि ओवरऑल बात करें तो पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोंगेटा तीनों मिलकर बनाते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क समझा, मध्य मस्तिष्क समझा, पश्चिम मस्तिष्क समझा, तीनों समझ लिए। अब अपन बात करते हैं, देखो कि भाई जो प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध थे, दोनों अपने लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर थे, ठीक है, एक खांच के द्वारा विभक्त हो रहे थे, कॉर्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा दोनों जुड़ रहे थे। ठीक है, तो देखो जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, इसका जो बाह्य वाला जो भाग है, जो वलगुट वाला भाग है, वो होता है धूसर। ठीक है, धूसर कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें सांद्रित कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि सिंपल से में बात करें तो तंत्रिकाओं की कोशिकाएं यहाँ पर क्या होती है, अधिकता में होती है। कोशिकाएं वाला भाग है ना, साइटोन वाला भाग, वो इसमें अधिकता में पाया जाता है, इसलिए ये कौन से कलर का होता है, धूसर का। आंतरिक की बात करें तो आंतरिक होता है श्वेत।
ठीक है, क्योंकि इसमें आच्छादित तंत्रिका तंतु मिलते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु मतलब वही माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिनके ऊपर माइलिनाच्छद बना हुआ है। ठीक है, तो माइलिनाच्छद वसा से बनता है, इसलिए ये किस प्रकार का दिखाई देता है, श्वेत कलर का। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं हम कि भाई जो प्रमस्तिष्क वलकुट है मेनली, इस प्रमस्तिष्क वलकुट में 3 प्रकार के एरियाज मिलते हैं। एक तो होता है संवेदी क्षेत्र, दूसरा होता है प्रेरक क्षेत्र और तीसरा होता है सहभागी क्षेत्र। ठीक है, संवेदी क्षेत्र, प्रेरक क्षेत्र। जैसे संवेदी क्षेत्र की बात करें तो संवेदी क्षेत्र में मेनली वो तंत्रिकाएं होंगी जो संवेदनाओं को लेकर आती है, प्रेरक में जो ऑर्डर लेकर जाती है। जबकि सहभागी क्षेत्र क्या होता है, ये ना तो कंप्लीटली संवेदी होता है और ना ही कंप्लीटली प्रेरक होता है, एक तरह से कह सकते हैं मिक्स होता है। ठीक है, दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं मिलेंगी। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो देखो, पहला है अंतर संवेदी सहभागिता, दूसरा है स्मरण शक्ति और तीसरा है संपर्क सूत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो जस्ट बात हुई अपनी कि भाई प्रमस्तिष्क वलकुट में कौन कौन से एरिया सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, और वो है अपना लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक लोब। अब ये जो लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक लोब है, ठीक है, इसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं या कौन कौन से भाग इसका फॉर्मेशन करते हैं, तो देखो, इसमें सम्मिलित होता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला तथा हाइपोथैलेमस के आंतरिक भाग मिलकर इस लिम्बिक सिस्टम का या लिम्बिक लोब का फॉर्मेशन करते हैं। इस लिम्बिक लोब का काम क्या है मेनली, तो देखिए, जैसे मनोभावनाओं की जो अभिव्यक्ति है उसमें ये सम्मिलित होते हैं। मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति मतलब जब हम खुश हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी कैसे दिखती है, जब हम दुखी हैं तो टेंशन में है तो हमारा चेहरा किस प्रकार का एक्सप्रेशन देता है, जब हमें गुस्सा आता है तो चेहरा किस प्रकार के एक्सप्रेशन देता है, वो सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। उसके अलावा जैसे प्रेरणा हो गया, लैंगिक व्यवहार का नियमन हमारे अंदर यही लिम्बिक लोब करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन और जो ग्रहण जो प्रोसेस है, ठीक है, सूंघने की जो विधियां हैं, ठीक है, या सूंघने के जो प्रोसेस है उसमें भी यही लिम्बिक लोब रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो कार्य हैं लिम्बिक लोब के या लिम्बिक तंत्र के। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं ओवरऑल ब्रेन के कार्य। ठीक है, उससे पहले एक अपन गोल्डन पॉइंट डिस्कस कर देते हैं यहां पर कि देखो, मस्तिष्क स्तंभ मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। भाई मस्तिष्क स्तंभ किस किस का बन रहा है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही है, ब्रेन स्टेम का या मस्तिष्क स्तंभ का। क्लियर है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला है ऐच्छिक संचलनों को नियंत्रित करना। भाई जो ऐच्छिक संचलन है, हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना, ठीक है, हम चल रहे हैं तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से एक स्टेप आगे रखना है, उन सबको नियंत्रित करने का सब फंक्शन किसका है, ब्रेन का। उसके अलावा शरीर का संतुलन बनाना, ठीक है, प्रमुख अंगों जैसे कि बात कर रहे हैं हृदय, फेफड़े आदि के कार्यों को नियमित करना, तापमान को रेगुलेट करना बॉडी के, भूख प्यास पर नियंत्रण, या अपन बात कह सकते हैं कि भूख प्यास को नियंत्रित करना। ठीक है, जो हमारी बॉडी की सर्केडियन जो रिदम है, ठीक है, यानी कि जो हमारा 24 आवर्स की जो क्लॉक है उसको बनाए रखना। हमारे व्यवहार को ये क्या करता है, नियमित करता है कि कब हमें गुस्सा होना है, कब हमें शांत रहना है, कब खुशी रहना है, वो डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पर। अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो क्रियाएं होती हैं, हार्मोन्स को कब स्रावित करना है, कब नहीं करना है, उसको कंट्रोल भी हमारा ब्रेन ही करता है। यानी कि ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को जब ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो पूरी के बॉडी के जितने भी सारे फंक्शंस हैं उनको भी ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर के माइंड मैप की। ठीक है, जो बात करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के माइंड मैप की। ठीक है, हिट सीरीज जल्दी से जाइए, जल्दी से एनरोल कीजिए और फायदा उठाइए इस हिट सीरीज का अपने नीट के स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।